नमस्कार। साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इटरेटिव मेथड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स डिस्कस किए, जिसमें हमने एलयू डिकम्पोजिशन, गॉस एलिमिनेशन, क्राउड्स मेथड्स, ये सब डिस्कस किए। तो ये जो मेथड्स थे, ये सारे जो मेथड हैं ये डायरेक्ट मेथड कैटेगरी में आते हैं। अब हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है इटरेटिव मेथड। तो इटरेटिव मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल इटरेटिव मेथड्स। तो हमें पता है कि इटरेटिव मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल एक वो देना पड़ता है, स्टार्ट। तो एक इनिशियल सॉल्यूशन जो हमें स्टार्टिंग के लिए चाहिए होता है, और ये जो सॉल्यूशन है ये हर एक इटरेशन पे इम्प्रूव होता है। तभी हम कहेंगे कि जो हमारा मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा मेथड है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो देखते हैं कि कैसे है। तो ये क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम जो मेथड अपना रहे हैं वो है ये यूनिक सॉल्यूशन, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल डोमिनेंट है। ये हमारे पास कंडीशन है। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो जो हमारी मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनल डोमिनेंट होगी तो हम स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट, तो हम कहेंगे कि जो गॉस जैकोबी लगाएंगे या गॉस सीडल मेथड लगाएंगे वो हमारा डेफिनेटली वो कन्वर्ज करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो डायगोनल डोमिनेंसी जो है वो हमारे लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं कि होता क्या। अब देखिए गॉस जैकोबी में क्या होना है। अब गॉस जैकोबी कैसे स्टार्ट करेंगे हम। तो जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, तो सिस्टम में मैंने लिखा कि जो हमारे पास इक्वेशन है वही है a11x1 प्लस a12x2 अप टू a1nxn इज इक्वल टू b1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसी हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, a22x2 a2nxn इज इक्वल टू b2। ऐसे हमने लिख दिया, और हमारे पास जो है वो लास्ट इक्वेशन जो है an2x2 annxn इज इक्वल टू bn। तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो सिस्टम है इसमें जो मैट्रिक्स है हमारी A, वो n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ये वेक्टर जो है वो n क्रॉस 1 है, और राइट हैंड साइड वेक्टर जो है वो भी n क्रॉस 1 है। तो ये हमारे पास सिस्टम आ गया, और इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। तो ये सिस्टम जो है बहुत लार्ज सिस्टम हो सकता है, ठीक है। अगर हो सकता है कि ये 4x4 हो, 5x5 हो, इवन 100x100 हो, मिलियन हो। तो ये जो एल्गोरिथम है ये सभी के लिए काम करेगा। हमारी जो कंडीशन इसमें ये हो रही है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो जो कंडीशन है स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट की, उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है ये डायगोनल डोमिनेंट है। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को हमने सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना है कि हम इस सिस्टम को ऐसे लिखूंगा। मैं पहली इक्वेशन को देखिए मैं कैसे लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं x1, और हर एक चीज को b1 माइनस सबको मैं इधर ले आता हूं। तो ये बन जाएगा a12x2 a1nxn, ठीक है। ये सारा मैं इधर ले गया, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया a11 से। तो a11 जो है इसीलिए डायगोनल डोमिनेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a11 जो है वो जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में,
ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकते, इवन ये स्मॉल वैल्यू होगी तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सिग्निफिकेंट डिजिट में लॉस होने का डर रहता है। तो इसीलिए हमारे डायगोनल डोमिनेंसी इज रिक्वायर्ड। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, b1 माइनस, अब यहाँ पर आ गया समीशन a i j x, जो x है वो हम j यहाँ पर लिख दूंगा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा a11 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 1 2 तो x2, 1 3 तो x3, तो जो i है, चलो मैं इसको i को 1 कर देता हूँ, अभी इस इक्वेशन में ये 1 बन जाएगा, a1j, ठीक है, और j जो है वो 2 से लेकर n तक जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमारे पास x2 में मैं क्या करूंगा, ये इसको मैं यहीं पर इंटैक्ट रखूंगा और सारी टर्म्स को मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगी b2 माइनस, अब इसमें यहाँ पर आएगा a21 x1 प्लस a23 x3 a2n xn, ये यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया a22 से। अब मैंने क्या किया, a22 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर भी हमारा जो a22 है वो जीरो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए डायगोनल डोमिनेंसी में यहाँ पर जो a22 होगा वो बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर b2 माइनस, ऐसे मैंने समीशन कर दिया, ठीक है, a2j, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया xj, और यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि j इज नॉट इक्वल टू 2, बस ये होना चाहिए, और उसके बाद आ गया मेरा a22। तो ये 21 x1, 22 नहीं हो सकता, 23 x3, 24 x4, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे हमने पूरे एक सिस्टम को जो है ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट जो लाइन है xn में हमारे पास क्या बच जाएगा, bn माइनस समेशन a n j x j, and j is not equal to n divided by a n n, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को हमने बनाने के बाद अब देखना है कि मतलब सोल्व कैसे करना है इसको, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही होगा ना कि सोल्व कैसे करना है। तो जैसे ये सिस्टम है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो ऊपर हमने किया इसको कन्वर्ट कर देंगे हम एक इटरेटिव फॉर्म में। तो इटरेटिव फॉर्म क्या होती है वो हमें पता है कि इटरेटिव फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमें ये मिल गया, तो इटरेशन क्या होती है, इटरेटिव फॉर्म की मतलब क्या है। अब देखो ये जो हमारा सिस्टम आ गया पूरा का पूरा, इस सिस्टम को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूँ, सो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स आई, ये आई आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1/ai, ठीक है, और बी आई माइनस समेशन जे जो है दैट इज नॉट इक्वल टू आई, ए आई जे एक्स जे। ये हमारे पास पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, वेयर आई जो है वो 1 2 3 अप टू n मिल गया। तो पूरा हमारे पास एक सिस्टम बन गया, ये जो हमने अभी किया था। अब हमें इटरेटिव बनाना है। तो इटरेटिव में क्या होता है कि हम यहाँ से इनपुट देते हैं, तो हमने सपोज kth स्टेप पे इनपुट दिया और एक नया हमारे पास एक सोल्यूशन मिल गया एट द k+1 स्टेप, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक हमारे पास x k+1 माइनस एक्स के, जो x है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर अगर है तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, तो नॉर्म लेना पड़ेगा। तो ये तब तक चलता जाए जब तक ये लेस देन टॉलरेंस ना हो जाए, ठीक है। लेस देन टॉलरेंस का मतलब क्या है
कि मैं इसको तब तक चलाता रहूँगा सपोज जब तक ये 0.5 इंटू 10⁻n तक ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो n आएगा वो n नंबर ऑफ डिजिट जो है एक्यूरेसी आएगी। सो एक्यूरेट अप टू n डिजिट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, हम उसके हिसाब से टॉलरेंस दे देंगे और ये जो इटरेशन है ये चलती जाएंगे। ठीक है, और ये जो इटरेशन है ये हो सकता है कि डाइवर्ज कर जाए। तो हमें डायगोनल डोमिनेंस से अगर मैट्रिक्स है तो उस केस में ये पक्का जो है वो कन्वर्ज करेगी, इसीलिए हम इसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। अब जैसे ये सिस्टम है तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो x1 है वो मेरा क्या बन गया 27 माइनस। ठीक है, चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये सिस्टम जो है इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में 10 2 -1 -3 -6 2 1 1 5 ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर से आ गया x1 x2 x3, और राइट साइड का जो वेक्टर है वो बन गया 27 -61 -21 ये आ गया। अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो अब इसमें चेक करना है, तो अब देख लेंगे हम कि ये एलिमेंट जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 2 + 1 3 से, ये 6 जो है ग्रेटर देन है स्ट्रिक्टली 3 + 2 5 से, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 2 से। तो इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है ये ए, ये जो है ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पता चल गया हमें कि अगर हम इस पे मेथड लगाएंगे जैकोबी तो वो हमें कन्वर्जेंस देगा ही देगा। तो यहाँ से अब हम इसको एक उसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इटरेटिव बनाए। तो देखो x1 जो है वो बन गया हमारा 27 माइनस 2x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं x2 लिखूंगा। x2 कैसे आएगा, -61 माइनस, अब ये जो है जो वैल्यूज है वो पूरी उधर चली गई, तो ये आएगा -3x1 + 2x3। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया -6 से, तो ये x2 आ गया। और जो x3 आएगा वो कितना आया, -21 माइनस x2 x1, ये आ गया हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये हमारे पास सिस्टम बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, एक इटरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इटरेटिव फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, k + 1 k k k k k + 1 k + 1, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो k है वो 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी इटरेशंस में ये सोल्व होगा। तो अब हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो x है मेरा वो ये है बेसिकली x1 x2 x3। तो x0 मैंने लिया, सपोज मैंने वैल्यू ले ली, सपोज 1 1 1 ले लिया मैंने। ठीक है ना, हमें स्टार्ट 1 1 1 से ही करना है तो थोड़ा इजी हो जाएगा इससे स्टार्ट। ठीक है, तो हमने 1 1 1 से स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये तो इनिशियल सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x1 आ जाएगा, फिर x2 आ जाएगा। अब हमें रुकना कैसे है, तो मैं यहाँ पर वो देखूंगा कि जो x1 है -x0, इसका जो नॉर्म ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो नॉर्म है, ये नॉर्म हम
हमें पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम यूक्लिडियन नॉर्म जो होता है वो भी ले सकते हैं, मैं इसका 1 नॉर्म भी ले सकता हूँ, मैं इसका 2 नॉर्म भी ले सकता हूँ, मैं इसका इन्फिनिटी नॉर्म भी ले सकता हूँ, तो कोई सा नॉर्म ले सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम 2 नॉर्म्स लेके चलते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि, तो जैसे ही जैसे ये 2 नॉर्म्स लेंगे हम, तो ये जब तक टॉलरेंस से कम नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये जो इटरेशंस हैं, जो ये लूप है, जो हमारी लूप चलेगी, वो वाइल लूप चलेगी, वो चलती जाएगी, और जैसे ये टॉलरेंस से कम होता ही एकदम रुक जाएगा, और हमारा जो सोल्यूशन है, हम देखेंगे कि दो सोल्यूशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो वैल्यूज हैं, जो एक्स है, वो हमारा सोल्यूशन आ गया है। तो ऐसे हमारा गॉस सीडल जो है वो काम करता है, गॉस जैकोबी सॉरी काम करता है। ठीक है, तो इसी जो हमारा सिस्टम है उसको हमने फर्स्ट इटरेशन में सॉल्व किया, राइट। तो हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो ली वो ये ले ली 0 0 0। तो जैसे ही मैंने 0 0 ली, तो x1 जो है मेरा 2.7 आ गया, x2 10 आ गया, और x3 जो है -4.2 आ गया। तो अब देखिए जो वैल्यूज आ गई हमारे पास, वो x1 की वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई 2.7 10.16 -4.2। अब ये जो है ये सोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है ना, तो हम ये जस्ट एक इटरेशन के बाद नया सोल्यूशन आया है। तो अगर आप इसको आप क्या करेंगे, x1 को मैं यूज करूंगा अब यहाँ पर, तो इससे मुझे x2 मिलेगा, ठीक है ना, x2 मिलेगा, फिर x3 मिलेगा। ऐसे मेरे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे मिलते जाएंगे, और मैं उसकी टॉलरेंस हम चेक करते रहेंगे कि उसकी जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो कहाँ तक हो गया है। तो जैसे ही हमारे पास डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच का अगर टॉलरेंस से कम आ जाता है, तो वहीं पर जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, और हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी को हम उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गॉस जैकोबी मेथड। अब सेम वे है गॉस सीडल, बस दोनों के बीच में एक स्लाइटली डिफरेंस है। कि गॉस सीडल में क्या होता है कि इट यूजेस अपडेटेड वैल्यू इमीडिएटली, एंड इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है कि फास्टर कन्वर्जेंस कंपेयर टू द जैकोबी, ये फायदा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ये इसमें देखिए राइट साइड में के आ रहा है सब जगह, ठीक है, यहाँ पर के आ रहे हैं सब, हमने इसको बनाया ये, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में के है और लेफ्ट साइड में k+1 है, एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं इसको हम। तो इसमें क्या हो रहा है कि गॉस जैकोबी हमने किया, बट गॉस सीडल में क्या होगा, देखो x1 जो है हमें k+1 मिल जाएगा पहली इक्वेशन से। तो अगर मैं इस x1 को, अपडेटेड x1 को यहाँ पर पुट कर दूं, तो मेरा जो x2 आएगा वो अपडेटेड आएगा, फिर x1 और x2 जो अपडेटेड है उनको यहाँ पुट कर दूं तो x3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो अपडेटेड वैल्यू है वो एकदम यूज कर ली जा रही है। तो इसी जो मेथड है इसको हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो गॉस सीडल मेथड में देखिए क्या हो रहा है, तो गॉस सीडल मेथड में k+1 जो वैल्यूज हैं वो भी यूज हो रही हैं, और xk जो है वो भी यूज हो रहा है टू फाइंड आउट द अपडेटेड वैल्यू। तो देखिए अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है और यहाँ पर भी यूज हो रही है, तो यहाँ से तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम इसी मेथड्स को सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, तो जैसे मैं मेरी पिछली इक्वेशंस थी ये वाली, तो तो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें यही हो रहा है कि अब देखो हमने x1 निकाल दिया था पहला, वो क्या था b1 माइनस समेशन j इज नॉट इक्वल टू 1 a a 1j xj।
ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा आ गया k। तो ये x1 हमारा निकल गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x2 को निकालने के लिए वो क्या आएगा b2, इसको हमने डिवाइड भी करना है बाय a11 से। अब हमारा x2 आ गया, तो इसमें क्या लिख रहे थे b2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, a21 में यूज करूंगा, उसके साथ x1 आएगा प्लस, अब a22 तो ऑलरेडी है, अब मैं समेशन कर दूंगा, j is not equal to 2 and j is not equal to 1, इवन 1 को भी नहीं है, a 2j xj, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको इटरेटिव बनाना है, तो यहाँ पर तो x आएगा, बट यहाँ पर मैं x प्लस 1 ले रहा हूँ, ये तो जो वैल्यू मुझे यहाँ से एकदम निकली थी मैंने उसको यहीं पर यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब x1 जो है k प्लस 1 मैंने यहाँ यूज कर ली और xk यहाँ पर रह गया। अब मैंने किया x3 पे, तो x3 में क्या हुआ b3, और ये जो सारा है इसको मैंने डिवाइड कर दिया a22 से। अब मैंने नेक्स्ट में b3 किया, उसके बाद देखो क्या हुआ, a31 x1 k प्लस 1 ये हमारे पास ऑलरेडी है, a32 x2 k प्लस 1 ये भी हमारे पास ऑलरेडी है, और रिमेनिंग जो है हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा a3j xj k, ओके, और यहाँ पर हम ले लेंगे कि j इज नॉट इक्वल टू, j इज, अब 3 तो मैं लिख देता हूँ नॉट, या j को हम ग्रेटर देन 3 कर देते हैं, चलो ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन पे ये आ गया, तो 3 1 और 3 2 जो एलिमेंट्स हैं, आप देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे हैं वो यहाँ पर यूज हो गए हैं, उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ गई, और इसको हमने डिवाइड कर दिया a33 से। तो ऐसे हम करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट में हमारे पास nk प्लस 1 बच गया लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा bn माइनस, अब ये सारी जो टर्म्स हैं ये सब न्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख देंगे j इज नॉट इक्वल टू n a n j x j, और यहाँ पर आपका आ गया k प्लस 1, और इसको हमने पूरे को डिवाइड कर दिया डायगोनल एलिमेंट a n n से। तो ये जो हमारा सिस्टम बन गया, तो ये सिस्टम जो है ये हमारी अपडेटेड वैल्यू को इमीडिएटली यूज कर रहा है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं गोस्ट सीडल मेथड। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये देखिए j इज लेस देन i, ठीक है ना, तो उसके लिए तो ये वैल्यूज अपडेटेड वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं ये अपडेटेड वैल्यू है, और ये जो है ये पिछले स्टेप की वैल्यू है, kth स्टेप वैल्यू, वैल्यूज एट kth इटरेशन या स्टेप्स, उसको हमने यूज किया और हमें एक न्यू वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम गॉस सीडल जो मेथड है वो करेंगे। अब जैसे यही था क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अब हम इसको गॉस सीडल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो गॉस सीडल की हेल्प से देखिए क्या हुआ, x1 तो सेम आएगा 2.7, बट x2 में क्या हुआ, ये 2.7 को हमने यहाँ पर यूज कर लिया, देखो तो हमारे जो वैल्यूज है वो चेंज होगी, 8.95 आ गई। x3 जो है उसमें 2.7 और 8.95 यूज कर ली, तो ये आ गई। तो इसमें हमने अपडेटेड वैल्यू यूज कर दी। तो अब ये जो है हम इस चीज को एक स्टेप 2 स्टेप तक तो कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बट अगर हमें ज़्यादा इटरेशन अगर इसको सोल्व करना है पूरा, तो हमें उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा, जो हम पाइथन में करेंगे। तो अब ये हमारा गॉस सीडल जो हो गया। अब देखो हमने इस मेथड्स को देख लिया, तो हमें देखना है कि अब ये जो है
इसका कन्वर्जेंस क्या है, मतलब ये फास्ट कन्वर्जेंस दे रहा है या ये स्लो कन्वर्जेंस दे रहा है, ये कितनी कन्वर्जेंस दे रहा है, तो वो हमें चेक करना है। तो हमने देखा कि जो कन्वर्जेंस है इस मेथड की वो डिपेंड करती है, एक कन्वर्जेंस मैट्रिक्स होती है उसके स्पेक्ट्रल रेडियस पे। अगर हमने देखा कि अगर उसका स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 है, तब हम कह देते हैं कि जो मेथड्स हैं ना वो कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये है क्या चीज़, ये जो कन्वर्जेंस है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एनालिसिस, मतलब थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए मैं ये कर रहा हूँ कन्वर्जेंस एनालिसिस ऑफ गॉस जैकोबी। जैकोबी मेथड भी कहते हैं, गॉस जैकोबी। तो हम इसको देखते हैं कि क्या करना है। अब देखिए कोई भी हमारे पास सिस्टम था, ax इज इक्वल टू b, इसको हमने सॉल्व करना था। मैट्रिक्स जो ए थी वो डायगोनल डोमिनेंट थी। ठीक है, अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, एल प्लस डी प्लस यू, वेयर जो एल होगी वो क्या होगी, सारे एलिमेंट्स जीरो ले लो, और यहाँ पर A21 A31 A32, लास्ट में AN1 AN2 ऐसे चलता जाएगा। डी, ठीक है, डी क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 ANN और ये सब जीरो। एंड यू इज अपर ट्रायंगुलर, सब जगह जीरो, नीचे भी जीरो, लोअर। यहाँ पर क्या होगा, A12 A13 A1n, यहाँ पर A23 A2n, ऐसे हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे, जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर। ठीक है, तो हमेशा हम इस मैट्रिक्स को, इसमें हम अगर तीनों को सम कर दूं तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स ऐसे बन गई, एल प्लस डी प्लस यू एक्स इज इक्वल टू बी, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए गॉस जैकोबी में क्या हो रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं काफी, क्योंकि इससे डिवीजन हो रहा है। तो हमने क्या किया, डी को मैंने यहां रखा और इसको, और सबको मैं इधर ले गया, एल प्लस यू, ठीक है, माइनस ओके। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स भी, सॉरी इसको एक्स भी तो लिखना है, माइनस एल प्लस यू एक्स प्लस बी, ये ठीक है, ये बन गया। जो माइनस एल प्लस यू था उसको उठा के मैंने राइट साइड में ले आया और प्लस बी। ठीक है, अब जो डी है वो हमारी डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी जीरो नहीं है। तो अगर कोई भी जीरो नहीं है देन जो डी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो डी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू एक्स प्लस डी इनवर्स बी, ये बन गया हमारा। ठीक है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो है इक्वेशन जो है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 दे देता हूँ। तो ये एक्स इसका सोल्यूशन होगा और ये इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा ये बना दिया हमने।
अब देखो, अब ये इटरेटिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो अब इसको मैं इटरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। x n+1 या k+1, k ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम, तो हम इसको ले सकते हैं x k+1 इज इक्वल टू माइनस डी इनवर्स l+u x k प्लस डी इनवर्स b। या अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 - 2, ये क्या बन गया, x माइनस एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये तो कॉमन आ जाएगा, l+u, अब यहां पर ये आ गया x माइनस एक्स के, और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज बच गई। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये सोल्यूशन में से जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो k+1 स्टेप पे थी उसको माइनस कर रहे हैं, तो ये जो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ गई एरर एट k+1 इटरेशन, ये हमारे पास आ गई एरर एट kth इटरेशन। ये ठीक है ना, तो ये जो एरर आई है, ये हमारे पास एरर आ गई, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी मॉडुलस नहीं लिया। ठीक है, अब जो अगर इसमें एरर है तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए, इसमें एक मैट्रिक्स, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, तो अगर वेक्टर्स हैं तो एक मैट्रिक्स जो है वो यहां पर आ रही है, माइनस डी इनवर्स l+u। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं G। ठीक है, तो अगर मैंने नाम दे दिया G, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, इस G को यूज करेंगे, तो अब देखिए हम इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, e k+1 इज इक्वल टू G e k। अब मैं इसको e के जो है वो k स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g² e k-1, ऐसे भी चलता जाएगा। तो अगर आप देखें तो मैं इसको e के ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम इटरेशन से। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे आएगा ना, e1 जो आएगा वो आएगा GE0, e2 आएगा वो आएगा GE1, तो ये आ जाएगा G² E0। ठीक है ना, तो ऐसे स्क्वायर क्यूब ऐसे होता जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास जो है ek+1 बन गया, वो बन गया G⁻k E0, तो ऐसे। अब हम चाहते हैं कि जो इनिशियल, अब जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो एरर है kth स्टेप पे और जो एरर है kth 1 स्टेप पे वो उससे कम हो। अगर वो उससे कम है तो जो G है वो ऐसे कुछ वैल्यूज होनी चाहिए कि उससे कम मिले वो। अब G तो एक मैट्रिक्स है, तो हमें मैट्रिक्स को क्या करें कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि हमें पता चल जाए कि जो हमारा कन्वर्जेंस है वो हो रहा है और G में उसका जो योगदान है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें कुछ ये चीज़ें जो है वो चेक करनी है। तो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब थोड़ा सा हमें इसको मैथमेटिकली करना होगा। तो मैथमेटिकली क्या करेंगे हम, अब आप देखिए कि हमारे पास ये सिस्टम है। ओके, तो इसको हमने ऐसे लिखा या फिर कन्वर्ट करके हमने ऐसे लिख दिया, डजेंट मैटर। अब जो है G जो है वो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हमने देखा कि माइनस डी इनवर्स l+u है, तो जो मैट्रिक्स होगी ना वो वेल डिफाइंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और जो G होगा वो बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
ठीक है, तो हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम मान लेते हैं कि इसकी n आइगन वैल्यूज है, ठीक है, और ये मतलब जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम ये मान लेते हैं कि G is having n eigen values and corresponding n linearly independent eigen vectors। कुछ आइगन वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, पर हमारे पास ये पक्का है कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। और ये जो आइगन वेक्टर्स होंगे ये अगर देखा जाए तो वेक्टर स्पेस Rn होगा उसमें होंगे, ठीक है। तो अब देखो E0 क्या है, एक वेक्टर है, उसको मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूं। तो आइगन वेक्टर्स हैं तो उनके आइगन वेक्टर मैं ले लेता हूँ, सपोज v1 v2 vn, ऐसे मैंने आइगन वेक्टर ले लिए ये वाले, ठीक है। तो इसको मैं, अब आइगन वेक्टर हैं ये बेसिस हो गए Rn के, तो कोई भी वेक्टर मैंने उठाया E0 उस Rn में से, उसको मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिकली मैं इसको लिख सकता हूँ Cn Vn, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारे पास n आइगन वेक्टर आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वो बेसिस बन जाएंगे Rn के, वो हमें पता है। तो अगर बेसिस हैं तो कोई भी अगर एलिमेंट उसमें से उठाएं, तो हमने E0 क्या है, वो भी एक n डायमेंशनल वेक्टर है, उसको हम यूनिकली इस वे से हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा G से इसको मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया C1 GV1 C2 GV2 CN GVN, ये आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1, अब ये क्या है, GV1 क्या है, इज लैम्डा 1 V1, क्योंकि ये आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू, तो हम उसका नाम देते हैं लैम्डा 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा 1 V1 प्लस C2 लैम्डा 2 V2 CN लैम्डा n Vn, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गया जी। अब मैंने क्या किया, एक बार और इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा C1 लैम्डा 1 स्क्वायर V1 C2 लैम्डा 2 स्क्वायर V2 CN लैम्डा n स्क्वायर Vn, ऐसे बन जाएगा। तो हम ऐसे ही चलते जाएंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास G के E0 क्या होगा, वो समेशन कर देता हूं मैं, वो बन जाएगा CI लैम्डा I की पावर K VI I फ्रॉम 1 to n, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज आ गई, अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं, तो इसको मैं जस्ट ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। तो लैम्डा आई यहाँ पर लिख लेता हूँ CI VI। अब देखिए, अब जो है मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं ये ऐसे कन्वर्ज करे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास हो, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये अगर देखा जाए तो ये EK है। सो एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी जो EK है वो शुड बी गोइंग, जो एरर है वो 0 की तरफ जाए, तभी तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा सिस्टम है वो डायगोनल डोमिनेंट है, सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है और डायगोनल डोमिनेंट है, तो पक्का जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक मेथड लगाया और हमें पता चल गया कि एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी करें हम, तो EK विल टेंड्स टू 0। अगर EK टेंड्स टू 0 कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि वो 0 की तरफ जा रहा होगा। तो इसमें अगर हम मान लें कि जो आइगन वैल्यूज हैं, ये इसकी जो वैल्यूज है वो बहुत स्मॉल है,
लेस देन 1 है, तो उसकी अगर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इफ ऑल लैम्डा आइज, जो सारी वैल्यूज हैं उनकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1 है सपोज मान लूँ, तो क्या होगा, ये इनकी पावर लूंगा मैं 1 2 3, तो और छोटी होती जाएगी, तो वो कन्वर्ज करती जाएगी जीरो की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इनकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं, रो ऑफ जी स्पेक्ट्रल रेडियस। अगर ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो इसकी मतलब सारी आइगन वैल्यू लेस देन 1 होंगी मैग्नीट्यूड में। तो क्या होगा कि अगर ये जीरो से कन्वर्ज कर रहा है, तो ये डेफिनेटली ये हुआ ही होगा, ऐसा ही हो रहा होगा, तभी तो वो कन्वर्ज कर रहा है सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर ये मेथड कन्वर्ज कर रहा है तो इट इज नेसेसरी दैट रो ऑफ जी जो वो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, रो मतलब स्पेक्ट्रल रेडियस, इसका मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं होती हमें, वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है मेथड, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो आइगन वैल्यू है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, वो जो होगा ये जी, इसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड भी लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी पावर लेते जाएंगे, वो जो वैल्यू है वो और कम होती जाएंगी और टेंडिंग टुवर्ड जीरो होती जाएंगी। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स, और ये जो हमारी है ये नेसेसरी कंडीशन है। वैसे देखा जाए कि अगर ये अगर लेस देन 1 है तो इसमें कन्वर्ज भी करेगी, तो हम इसमें कुछ बुक्स जो हैं वो कहते हैं कि ये नेसेसरी है एज वेल एज सफिशिएंट भी है। अब देखना ये है कि भाई फास्ट कैसे होगा। ठीक है, तो अब जो ये मेथड्स होते हैं हमारे पास, गॉस सीडल गॉस जैकोबी, इनका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमने बताया था ऊपर। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो होता है माइनस लॉग रो ऑफ जी। ठीक है, रो ऑफ जी क्या मतलब, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, वो लेस देन 1 है। तो अगर लोग ले जाए नंबर लेस देन 1 का, तो वो नेगेटिव में आता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। तो ये होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा कितना होगा, अगर जो आइगन वैल्यूज हैं वो बहुत स्मॉल होंगी। अगर वो 1 के करीब होंगी तो ये जो वैल्यूज है इट विल गो क्लोज टू 1। अगर ये लेस देन होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये जो वैल्यूज है ये काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो लोड जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी इस केस में जो आ गई वो आ गई हमारे पास कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स को हमने याद रखना है, क्योंकि जो है इसका रोल काफी है कि इस केस में कन्वर्जेंस मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये आ गई गॉस सीडल में। अब सेम वे से हम उसको कर सकते हैं, अब कन्वर्जेंस मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स वो गॉस सीडल में क्या होगा। ठीक है ना, तो गॉस सीडल में क्या होगी कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। अब देखिए गॉस सीडल और गॉस जैकोबी में हमें पता है कि किस वे से हम उसको कह सकते हैं कि दोनों के बीच में, अब गॉस सीडल में अगर देखा जाए तो ये हो रहा था ये, तो इसका मतलब k+1 जो वैल्यूज हैं j लेस देन i, वो हमारे पास लेफ्ट में रह जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है।
देखिए गॉस सीडल में क्या होगा, तो गॉस सीडल में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इटरेटिव मेथड बनेगा, ये तो पक्का है हमारे पास L प्लस डी प्लस यू एक्स इज इक्वल टू बी, ये तो हमारे पास सिस्टम है। अब हमने देख लिया कि k प्लस वन जो है L एंड D पे इफेक्ट कर रहा है, U पे नहीं कर रहा है तो हम इसको करेंगे L प्लस डी माइनस ये, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b माइनस यू एक्स एच। अब L प्लस डी जो है डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल होगी क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है विद द डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स है नॉन जीरो। तो ये जो L प्लस डी है वो इन्वर्टिबल बन गई। तो अगर ये इन्वर्टिबल बन गई तो हम इसको, मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ L प्लस डी का इनवर्स b माइनस L प्लस डी का इनवर्स यू एक्स, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में जो है ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अब मैंने इसको वो बना दिया k प्लस वन इटरेटिव फॉर्म में बना दिया, तो ये आ गया L प्लस डी इनवर्स b माइनस L प्लस डी का इनवर्स u एक्स के, ये बन गया हमारे पास। अब वैसे ही करूंगा मैं, 1 माइनस टू कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 माइनस टू किया तो ये हमारे पास आ गया ई के प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एल प्लस डी का इनवर्स यू, और ये हो जाएगा ई की पावर के। तो इस केस में अगर देखें तो हमारी जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स है, ये जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स, इसको चलो एच नाम दे देते हैं, तो ये चेंज हो गई है, ठीक है ना। ये कन्वर्जेंस मैट्रिक्स जो है वो हमारी ये बन गई इस केस में, तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। और सब सेम होगा कि अगर हम इसका स्पेक्टर रेडियस निकाल देंगे वो लेस देन 1 होगा, एंड इस केस में हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कन्वर्ज करेगा, और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो तो ऐसे ही आएगा कन्वर्जेंस मैट्रिक्स रिलेटेड। तो ये मतलब, अब जैसे देखते हैं, चलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको देखते हैं, इसका मैं कोशिश करता हूं। तो आप देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो ए जो हमारी है ये है 4 1 1 1 5 2 1 2 3, ये मैट्रिक्स आ गई, x1 x2 x3 2 -6 -4, ये आ गया। अब ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल डोमिनेंट है डायगोनल डोमिनेंट। यहाँ से देख सकते हैं हम कि दिस इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो ये डायगोनली डोमिनेंट है, बट स्टिकली नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 आ रहा है इक्वल टू 3 आ रहा है, बट नॉट स्टिकली। बट यहाँ पर तो स्टिक्ट है, यहाँ पर स्टिक्ट है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी, जीरो भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे बना दिया, देखो 0 0 0 1 1 2, ये हमारी एल हो गई। जो डी हो गया हमारा वो हो गया 4 5 3, ठीक है, सब जगह 0 लगा दूंगा मैं। और u हो गया हमारे पास 0 0 0 1 1 2 0 0 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि गॉस जैकोबी में क्या होगा।
अब हमने जो वहां पर कन्वर्जेंस मैट्रिक्स थी वो ये थी माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू, ये था। अब देखो डी जो है डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हमें पता है कि इनवर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 1/5 1/3, और सब जीरो ही रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल ही रहेगी। और ये L प्लस यू हमने राइट साइड में ले लिया था, तो ये हमारे पास बन गया 0 0 0 1 1 2 1 1 2, ये ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो यहां से ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आएगी अब हमारे पास, ये अगर मैं इसको यूज करूं तो ये बन गई हमारे पास 1/5 1। तो जो भी हम इसको करेंगे माइनस, ये आ गया, देखो ये कितना जीरो ही आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमने किया तो ये 1/5 आ गया। ये मैंने इससे किया मल्टीप्लाई तो 1/3 आ गया। फिर उसके बाद मैंने इससे किया तो 1/4 आ गया यहाँ पर। यहाँ से मैंने किया 1 0 0, ये 0 आ गया। फिर मैंने इससे किया तो 2/3 आ गया। फिर मैंने इससे किया तो 1/4 आ गया। मैंने इससे किया तो 2/5 आ गया, और ये करूँगा तो 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये है जी मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स जो बन गई हमारे पास, अब इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस मैट्रिक्स बन गई। अब कन्वर्जेंस मैट्रिक्स इस केस में तो गॉस जैकोबी में बन गई इजीली। ठीक है, अब ऐसे ही हम उसको गॉस सीडल में भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो गॉस सीडल देखो आप, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें मैंने गॉस सीडल में क्या किया, मैंने उसको H से रिप्रेजेंट किया, E प्लस एल का इनवर्स U, ये था। ठीक है ना, तो इसमें केस में क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी माइनस 4 5 3, उसके बाद 1 1 2 0 0 0, इसका इनवर्स, और 1 1 2, ये आ गया। इसका इनवर्स लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ये हमारी कन्वर्जेंस मैट्रिक्स हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस मैट्रिक्स जो है ये, इसको हमने सोल्व किया और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम मतलब कोई भी जो मैट्रिसेस हैं, बहुत सारी मैट्रिसेस के लिए कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये एग्जांपल तो हमने ले लिया। अब मैं देखता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे प्रोग्राम से, और देखेंगे कि भैया इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कन्वर्जेंस आ रही है, क्या डाइवर्जेंस आ रही है। अब हमने क्या किया, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लेता हूं, अब हम सपोज मैंने एक सिस्टम ले लिया ऐसा, -4x1 प्लस x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 21, ये आ गया। फिर आ गया हमारे पास 5x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 आ गया। फिर आ गया हमारे पास 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -7 आ गया। ये आ गया देखो हमारे पास।
अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल। ये करना है अब हमें काम। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी -4 1 10 5 -1 1 2 8 -1। ये बन गए हमारे पास, और जो राइट साइड वेक्टर है वो ये आ गया। अब देखो इस केस में अगर हम देखें तो एक प्रॉब्लम है, डायगोनल डोमिनेट मैट्रिक्स नहीं है ये। क्यों? -4 जो है वो लेस देन 11 है। यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा है दूसरे सम से, ये भी बहुत छोटा है। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। तो इस केस में कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो मेथड है गॉस सीडल है या गॉस जैकोबी है वो कन्वर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। सफिशिएंट है कंडीशन, ये नेसेसरी नहीं है। तो सफिशिएंट का मतलब होता है अगर ये होगा तब कन्वर्ज करेगा, अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, कन्वर्ज भी कर सकती है नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो अब इस केस में तो हम क्या करते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे हम देखेंगे तो देखेंगे कि कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही है। बट हम क्या कर रहे हैं कि मैंने देखा और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि ये यहाँ पर जो है ये 10 जो है ये इनसे बड़ा है, यहाँ पर 8 जो है ये इन दोनों से बड़ा है, और यहाँ पर 5 जो है इन दोनों से बड़ा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्वैपिंग किया, मैंने जो परमुटेशन किया, किसका परमुटेशन? इक्वेशंस का। तो मैंने इस सिस्टम को ऐसे लिख दिया 5x1 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14। ठीक है, और दूसरा मैंने लिख दिया 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -7 लिख दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने -4x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 21, ये लिख दिया मैंने। अब हमने इसको लिखने के बाद देखा कि जो हमारी मैट्रिक्स बन गई वो ये बन गई, देखिए 5 -1 1 2 8 -1 -4 1 10, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये मैट्रिक्स 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, 8 जो है वो ग्रेटर देन 2 + 1 3 है, 10 इज ग्रेटर देन 4 + 1 5 है। तो ये जो है ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट बन गई। ठीक है, तो सेम सिस्टम को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और हमने उसको डायगोनल डोमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो सोल्यूशन में तो हमें पता है कि अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो सोल्यूशन तो है हमेशा सेम रहेगा। तो अब पहले अगर हम गॉस जैकोबी लगाते तो हमें पता नहीं था कि सोल्यूशन कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, बट हमने थोड़ा सा उसको ऐसे उसके ऊपर हमने अपना रो ऑपरेशंस लगाया और हमें पता चल गया कि अब ये सिस्टम जो है ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट बन गया और अब तो ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा। और हम देखेंगे इस दोनों को सोल्व करके कि इसको कन्वर्ज मतलब कर रहा है तो क्या रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है इस चीज का, वो भी हम चेक करेंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है और नहीं है तो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है वो उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ये होगी G या H जो भी है, तो जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स है तो ये देती है, जहां पर जो G है हमने इसमें लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं G जो है वो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स की हेल्प से हम देखेंगे कि जो ये है ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते, बहुत सारे सिस्टम बना सकते हैं हम जिसको हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
गॉस जैकोबी या गॉस सीडल। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड। तो हम हमने ये जो है आज गॉस जैकोबी और गॉस सीडल जो है उसको डिस्कस किया, उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और कन्वर्जेंस मैट्रिक्स क्या होती है, वो सब डिस्कस किया। तो और इससे रिलेटेड जो हम प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आप इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।